ने निरंतर देखा कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी एक हफ्ते तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में प्रचार के दौरान बात करते रहे। तो वो बात साफ तौर पे ये थी कि मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए की, वो युवा साथी बेरोजगार हो, वो महिलाएं हो या देश का किसान हो या अन्य वर्ग हो, गारंटियों के तौर पे साफ तौर पे इस मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लिए अपना विजन साफ किया है कि हम किस तरह से सरकार में आने के बाद 30 लाख युवा साथियों को जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो अप्रूव्ड नौकरियां पड़ी है उसको भरेंगे। उसके अलावा और पूरा हमारे मैनिफेस्टो में साफ करके बताया है कि किस तरह से और क्षेत्रों में नौकरियां पैदा की जाएगी, या महिलाओं को जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उसका सर्वे करके 1 लाख रुपया उनके खाते में उनके मदद के तौर पे कैसे डाला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मोदी जी को और उनकी टीम को निश्चित तौर पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से तकलीफ हुई। वो उसको हथियार बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप बताएं कि जब भाजपा का मैनिफेस्टो आया उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि आपको तो देश को बताना था कि आपने 10 साल में क्या किया, किस वर्ग के लिए किया। लेकिन आप इन सब चीज़ों को हटा के कांग्रेस के मैनिफेस्टो, कांग्रेस के नेताओं पे जो अटैक कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोमिसेस किए हर वर्ग के साथ, किसानों को गारंटी और कानून के ज़रिए, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है, कांग्रेस ने उसके लिए कानून बनाने की बात की। इन्होंने तो किसानों के साथ धोखा किया, उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा किसानों के साथ खड़े नजर आए। तो ये देशवासियों को इस वक्त समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी और इनकी टीम ये समझ चुकी है कि एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में इनकी सीटें काफ़ी नीचे आने वाली है। मतलब ये किसी भी सूरत में सरकार बनाने की तरफ नहीं जा रहे। अब सवाल है कि 400 का आंकड़ा बोल के, भाई आप बताएं, 400 कुछ सीटें आप खुद लड़ रहे हैं, उसमें से आप 370 सीटें जीत जाएंगे। पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है आप हर जगह नीचे जा रहे हैं। आप राजस्थान की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप हिमाचल की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, हर राज्यों में इनका जो ग्राफ था वो नीचे जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि साउथ में जो है कांग्रेस पार्टी भाजपा की तकरीबन 160 सीटों पे क्या दुर्दशा होने वाली है। तो ये केवल 400 का आंकड़ा बोल के भ्रमित करने का जो काम, लोगों को, आम मतदाताओं को एक इन्फ्लुएंस करने की जो राजनीति चल रही है, वो पूरी तरह से पहले फेज़ के बाद एक्सपोज हुई है। और पहले चरण में जो चुनाव हुआ है, भाजपा, मैं समझता हूँ उसमें पूरी तरह से चित हुई है। तो ये मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि चुनाव का जो प्रचार है, जिस प्रकार के प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और ये जो जाति और धर्म की बात चल रही है, मंदिर और मस्जिद की बात को ले जाने का प्रयास किया गया, और ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है, वो किसी भी तरह से भारत जैसे लोकतंत्र देश के लिए ठीक नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, और विशेष तौर पे जब देश के माननीय प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान जो भी प्रचार पहले चरण का हुआ, दूसरे चरण का हुआ, जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर बन रहा है, और जो चुनाव का जो स्तर है, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री जी का अगर केवल कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को कोसने का काम चुनाव के दौरान प्रचार में, तो ये मैं कहता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का आपने प्रश्न किया, इस तरह की भाषा का प्रयोग और इन चीज़ों को जाति और धर्म के नाम पे चुनाव को लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, पिछले पहले चरण में जो वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा, उससे निश्चित तौर पे एक चीज़ दिखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी और इनकी जो टीम है, वो काफ़ी परेशान है।
बहुत कम, कई राज्यों में 50 से 53% तक, कईयों में 55% तक जो वोटिंग हुई, वो अपने आप में एक चीज़ को दर्शाती है कि मतदाताओं का सरकार के प्रति कोई रुझान नहीं है। और ये इस बात को भांप रहे हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन अगले प्रचार में दिख रही है, ये परेशानी झलक रही है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस के लोगों पे, नेताओं पे हमारे और पार्टी पे लगातार प्रचार के दौरान अटैक कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ दोस्ती रखते हैं और लगातार एक ऐसा प्रचार देश के अंदर किया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस से पूरे देश को खतरा है, ऐसा प्रचार आजकल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि देश की फौज को भी कांग्रेस से खतरा है। वास्तविकता ये है कि जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों में बदलाव की एक भावना बनी है इस सरकार के खिलाफ, मुझे लगता है उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम भांप चुकी है। जो माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, वो इस बात को समझ रहे हैं। और अब डेस्परेशन में सोच क्या है कि चुनाव जीतना है हर हालत में, और चुनाव के अंदर असली मुद्दे ना हो। जनता की जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और आम व्यक्ति को काम चाहिए। जिन परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पिछले 10 सालों में देश में महंगाई बहुत बढ़ी है, और आप देखें कि जो लोगों की कमाई है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो आम जनता को देश के महंगाई की वजह से अपना जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई, काम की तलाश। तो ये सरकार इन चीज़ों पे बोलने को तैयार नहीं है। और अपने 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है प्रधानमंत्री जी का कि आपने 10 साल के कार्यकाल में देश के लिए कौन से बड़े काम किए, आप बताएं कि किसानों के लिए आपने क्या किया, किस प्रकार उनका आंदोलन आपने दबाया। उस वक्त 700 के करीब किसान आंदोलन में पूरे देश के अंदर अपनी जानें गंवाई, उनके साथ धोखे से एग्रीमेंट करके उनको वहाँ से हटाया। और आपने खुद कहा था कि स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे, और जो किसानों की लागत होगी उसका डबल MSP जो है घोषित करेंगे। ये बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं हर वर्ग के। युवा साथियों के थे कि हमको रोजगार कहाँ है। जो आपने 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात की थी, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते कि हमने कहाँ रोजगार दिया? किसानों के बारे में डबल MSP करने की जो बात थी वो क्या हुआ? बेरोजगारी पे क्या हुआ? महंगाई पे क्या हुआ? महंगाई आज कहाँ है? डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें देश के लोगों के मुद्दे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम पूरी तरह से इसको मंदिर के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे, मुस्लिम और हिंदू के नाम पे जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है, वोट मांगा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता को भी समझ है, लोग समझ रहे हैं, मतदाता समझ रहे हैं, वो ये बात मानते हैं कि हमारे अपने मुद्दे हैं, वो मुद्दे एड्रेस होने चाहिए सरकार द्वारा। लेकिन आप सत्ता बनाए रखने के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़ के एक ऐसे एजेंडा फिक्स कर रहे हैं जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये अपने आप में, इसकी जितनी भी मैं समझता हूँ निंदा की जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और बड़ा दुखद भी लगता है कि आप केवल मात्र चुनाव के दौरान वोट की खातिर आप इस तरह की बातें करेंगे। मंगलसूत्र तक आ जाएंगे। मंगलसूत्र महिलाओं का प्रियंका जी ने इतना अच्छे से समझाया कि क्या हुआ है इस महंगाई में। आप नोटबंदी से लेकर आज तक महिलाओं को अपना सोना, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने परिवार पालने पड़ रहे हैं। आप उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। तो ये देश की जनता के पास लोकतंत्र को बचाने का मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मौका है। देश की जनता समझ भी रही है। ये अपने आप को 10 साल में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं देशवासी कि जो इन्होंने 2014 में बातें कही, 2019 में जो वादे किए, वो कहीं दिखते ही नहीं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही।
तो ये अपने आप में बड़े गंभीर मसले हैं। सबसे पहले तो देश एक रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी तो देश में चुनाव होंगे। लेकिन इनकी जो दिख रही है ये सारी डेस्परेशन सत्ता के लिए, कि सत्ता किसी भी सूरत में ना जाए। हो सकता है कि सत्ता जाए तो किस प्रकार से इनके 10 साल के चिट्ठे खुल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।